तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है केमिस्ट्री पोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनमें अगर आप लोग देखिए तो ये जो है 4 स्टेटमेंट्स है और इसमें जो है द करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। देखिए बात सुनिए प्लीज। पहला क्वेश्चन ये कि वाटर इज मोर वोलेटाइल देन एसीटोन। एसीटोन इज मोर वोलेटाइल, वाटर जो है लेस वोलेटाइल है क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है और एसीटोन में कम है। तो वाटर इज मोर वोलेटाइल देन एसीटोन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, और आपको कहा गया कि आप लोग जो है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें फाइंड आउट करें। बी ऑप्शन को अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी गलत है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, हाइड्रोजन बॉन्ड फिजिकल बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है देन द फिजिकल बॉन्ड। तो बी ऑप्शन इसमें अगर आप देखिए ये भी गलत है। दूसरा पॉइंट यहाँ थर्ड पॉइंट ये है कि लिक्विड बॉयल एट लो टेम्परेचर। लिक्विड जो है ये लो टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज अ हाई। एक्सटर्नल प्रेशर जब भी हम हाई करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, तो फिर हाई टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो डेफिनेटली बस ऑप्शन डी रह गया। सही है। तो अगर आप लोग देखिए तो वे प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया। तो अगर आपके पास जो है क्या हो, इस पॉइंट को जहन में रखिए, अगर आपके पास एक कप है और अगर आपके पास एक टब है, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों डिफरेंट है, लेकिन प्लीज गौर से देखिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दोनों का सेम टेम्परेचर पे वो सेम ही होगा। दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। तो सरफेस एरिया पे जो है वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है अगर आप लोग देखिए तो आप लोगों के पास करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आप लोग आ जाएं। सो यहाँ पे द काइंड ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो ये HCl मॉलिक्यूल जो है ये पोलर है, डायपोलर स्पीशी है, हैविंग नेगेटिव पोल है एंड साथ में पॉजिटिव पोल है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो डायपोलर स्पीशी है जब ये इसके करीब आएगा तो यहाँ पे जो है क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेगा और न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे ये प्लीज अगर आप देखिए डायपोलर स्पीशी है, ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये डायपोल है और इसमें इंडक्शन की गई है, इसका इंड्यूस्ड डायपोल है। तो यहाँ पे इंडक्शन की गई है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है वो डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन से होती है। तो इसमें अगर आप लोग देखिए पहला ऑप्शन जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, गलत है क्योंकि ये एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, तो इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। तो ये ऑप्शन जो है तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से देखें यहाँ पे जो 69 है उसमें डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर जो है 70 है तो इसमें अगर आप लोग देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। इसमें बी ऑप्शन लंडन इंटरेक्शन नहीं है और यहाँ पे इंड्यूस्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल भी नहीं है। तो जब भी एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आता है, जब भी एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के करीब आता है तो इनमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होती है वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन डेवलप होती है। तो ये अगर आप लोग देखिए बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 अगर आप लोग गौर से तो इसको अगर आप लोग देखिए तो द फिजिकल बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज देखिए दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन के दरमियान जो है दो किस्म के बॉन्ड होते हैं। एक वो फोर्सेस होते हैं जो जिसमें एटम्स को होल्ड करते हैं। तो जो एटम्स को होल्ड करती है उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और जो मॉलिक्यूलों को करीब लेके आती है, इकट्ठा करती है, उनको हम क्या कहते हैं, याद रखिए फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। तो फिजिकल बॉन्ड अगर आप लोग देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ फिजिकल बॉन्ड, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की इफेक्ट करता है इसलिए हम इसको फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। प्लीज कलेक्ट दगा यो आपके दो जब ख्याल बने एसी लगे दगा जरूरत नहीं, ये दोनों आपका ले क्योंकि एसी लगा हुआ है यहाँ पे। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो इसमें जो है ए ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 72 को अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन बॉन्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द प्रॉपर्टीज अगर आप लोग देखें एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। प्रोटीन का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी जो है। और अगर आप वाटर को देखें, लेकिन लिक्विड एसीटोन, तो एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो लिक्विड एसीटोन में जो है ओनली जो है डायपोल डायपोल और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं।
तो यहाँ पे जो है कोई रोल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो इसमें अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन करेक्ट वन है। द स्टेट ऑफ वाटर इन स्टीम, अगर आप लोगों के पास वाटर स्टीम स्टेट में स्टीम फॉर्म में हो तो फिर उसका स्टेट क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा, तो इट विल बी इन गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे जो है ये गैसियस स्टेट में होगा। तो 73 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से तो यहाँ पे जो है 74, अ मॉलिक्यूल नेम आर्थोबेंजोइक ओ नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में एक होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं दो किस्म के टाइप्स हैं। एक अगर आप लोग देखें, बात सुने प्लीज, इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थोबेंजोइक एसिड में जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, एक इंटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक होता है। वाटर मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसको इंटर कहते हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान है। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो साइड एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट होते हैं तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। तो आर्थो जो है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या आर्थो जो है अगर आर्थो नाइट्रोफिनोल जो है, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड अगर आप लोग देखिए, ये नाइट्रो है, सॉरी यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो आर्थो नाइट्रो ग्रुप जो है ये अगर आप लोग देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है, तो इसको अगर आप लोग देखिए प्लीज, यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप इसके साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक होगा। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, देयर इज नो इंटर। यहाँ पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि ये एक हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हाइड्रोजन जो है अगर आप लोग गौर से के ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और नाइबर के साथ नहीं होगा। हाँ, वो डायपोल इंटरेक्शन और बाकी लैंड डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास स्पेशली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 में भी अगर आप लोग देखें बी ऑप्शन है। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये फिजिकल है, ये फिजिकल इंटरेक्शन है, इट्स अ स्पेस इंटरेक्शन है। लेकिन एक मॉलिक्यूल में दो साइड अगर एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट होते हैं तो इसको इंट्रा कहते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है तो फिर इसको इंटर कहते हैं। तो दो मॉलिक्यूलों के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं, इसको एंटर कहते हैं। एक मॉलिक्यूल में दो साइड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट हो जाए, इसको इंट्रा कहते हैं। तो ये अगर आप लोग बात सुने प्लीज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 75 को अगर आप लोग देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट अ प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ, प्लीज अगर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है? इट्स अ नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, इट्स अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। तो 1 एटमॉस्फेरिक के प्रेशर पे अगर आपके पास एक लिक्विड बॉयल होता है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप सॉरी 1 एडीएम तो स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर भी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए फिर, स्टैंडर्ड कंडीशन के 25 नहीं होना चाहिए, तो ये 25 है। तो यहाँ पे ये जनरल बात है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये 75 के लिए जो है अगर आप लोग देखें जो है बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 76 को देखें, रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, हायर द विस्कोसिटी द स्लोअर द लिक्विड फ्लो। जितने लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो स्लो रेट के साथ मूव करते हैं। द स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम आइस द डेंसिटी डिक्रीजेस अप टू 9%, ये इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। आपको पता होगा कि जब आइस बनता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है और जब लिक्विड बनता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो जिस रेट के साथ डेंसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उस रेट के साथ डेंसिटी डिक्रीज भी होती है। तो आप जो बात सुने प्लीज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर 76 को आप लोग देखिए, ये सी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन 76 में लास्ट पॉइंट देखिए, इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक फिनोमेना। मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो जब मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो डिफरेंट उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से तो इसमें जो है ये ऑप्शन भी करेक्ट है। द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज अ, प्लीज अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन है। अच्छा देखिए, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर आप लोग यही बात सुने प्लीज, यहाँ पे जो है PH3 का बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग देखिए आर्सेनिक हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट, और अगर आप SB हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, SB हाइड्राइड का सबसे ज्यादा होगा, SB हाइड्राइड का सबसे ज्यादा है, याद है ना ये पॉइंट? नहीं, ये ज्यादा है, SB हाइड्राइड का ज्यादा है। प्लीज 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 प्लीज, अमोनिया का कम है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट नहीं, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ये -34 और इसका -17 है।
ये गलती आप लोग कर रहे हैं। यार मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आप लोग क्यों जो है गलत, आप लोगों ने पॉइंट लिखा हो कि हाइड्रोजन बांधने की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, गलत है। एचबी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ब्लंट एंड डिस्पर्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रही है, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है pH3 से ज्यादा है और आर्सेनिक हाइड्राइड से ज्यादा है। तो हम जो ट्रेंड लिखते हैं वो हमने पॉइंट्स लिखे, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है और सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका है। इसका -67 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट है pH3 का। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, खबर हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपके पास एचबी हाइड्राइड का ज्यादा है, ट्रेंड हम यही इस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एचबी हाइड्राइड का ज्यादा है, फिर उसके बाद अमोनिया का है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक हाइड्राइड का, और सबसे नीचे वो pH3 का है। ये आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है आप लोगों ने, ये बुक में आप लोग देखिए, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इस फैमिली में एचबी हाइड्राइड से कम है, ये -17 और ये -34 है। हाँ ये है कि एब्नॉर्मलिटी है, अगर आप इसको इग्नोर करें, तो जितना जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी है, और वो स्लाइट एब्नॉर्मलिटी सिर्फ फ्रॉम अमोनिया और आर्सेनिक से जो है, अमोनिया का आर्सेनिक हाइड्राइड pH3 से ज्यादा है, एचबी से कम है, तो एचबी हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ज्यादा है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें, इसमें ये एब्नॉर्मलिटी है, एब्नॉर्मलिटी के अंदर फिर एब्नॉर्मलिटी है, एब्नॉर्मलिटी के अंदर फिर एब्नॉर्मलिटी है। बाकी तो हम यही लिखते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद अगर आप देखिए H2TE है, फिर उसके बाद अगर आप देखिए H2HE है, और फिर उसके बाद H2S है, लेकिन ये एब्नॉर्मलिटी में एब्नॉर्मलिटी है, सही है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए HF का ज्यादा है, फिर उसके बाद HI का है, और HI का ज्यादा देन द HBr, और HBr का ज्यादा सबसे नीचे HCl का है, लेकिन यहाँ पे मस्त है कि जो सबसे जो है डॉ बॉटम वाला है उसमें लेंथ एंड डिस्पर्शन फोर्सेस डोमिनेट करती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम कर देती है, तो ये ट्रेंड है, ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग और से देखें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 77 हो गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 78 अगर आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, जो है डिक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, या जो है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जितनी ज्यादा होती है तो आप लोगों के पास विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी का जो है, और लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे जो है ये इंडिपेंडेंट है, विस्कोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 79 को देखें। अच्छा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 द आयोनिक रेडियस ऑफ एक्स 9.8 × 10⁻⁻11 है, एंड द वाई जो है -9 जो है 1.18 × 10⁻10 है। द एक्सपेक्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फॉर ईच ऑफ द, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये XY है, XY प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें और उन्हें दिया है, तो आपको याद होगा आप लोगों को जो है रेडियस रेशियो का कंसेप्ट याद है। रेडियस रेशियो में हम क्या करते हैं, केटायन साइज डिवाइड बाय आयनाइन साइज, इस तरह करते हैं कि नहीं है। अच्छा आप इन दोनों का रेशियो निकालें, केटायन का साइज 9.8 × 10⁻11 और ये दूसरा जो है 1.18 × 10⁻10 है। अच्छा इन दोनों का रेशियो निकाले, जब आप इन दोनों का रेशियो निकालते हैं यू विल गेट राउंड अबाउट 0.8। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रेशियो जो है 0.7 और 0.1 के रेंज में होता है तो फिर इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 8 होता है। तो इसमें जो है अगर आप लोग देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 79 में ए ऑप्शन करेक्ट है। द रेडियस ऑफ केटायन विद द रेडियस ऑफ एनायन, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो अगर वो नंबर जो है 0.7 और जो है 1 के रेंज में हो तो फिर इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो 8 डिस्क्राइब होते हैं। ये आपके बुक में है, आपके बुक के ही स्टेटमेंट है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 को देखें। हाउ कैन द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन ओपन बीकर कैन बी डिक्रीज्ड। अगर एक बीकर है और उससे रेट ऑफ इवापोरेशन वाटर इवापोरेट हो रहा है तो हाउ वी कैन डिक्रीज, हम इसको किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं। सो बाय ब्लोइंग द एयर ओवर द बीकर या बाय कूलिंग द बीकर। तो अगर मैं बीकर को कूल कर लेता हूं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कम हो जाएगी, तो फिर रेट ऑफ एस्केपिंग क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। तो बाय कूलिंग जो है द बीकर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप लोग गौर से तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 81 अगर आप लोग देखें, which one of the following is not a characteristic property of a solid? The intermolecular distances जो है are short। जितने आप लोगों के पास intermolecular distances जो है, क्या क्वेश्चन ये है, which one of the following is not a characteristic property of a solid? Is not a characteristic property of solid।
प्लीज अगर आपको स्टेटमेंट को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड। तो पहला पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। अगर ये जो है आप लोगों के पास ये जितने कम होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल जो है वो ज्यादा होगी। सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेशन, ये भी ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन है, सॉलिड पोजेस अ फिक्स पोजीशन। तो यहां पे जो है अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल कंडीशंस। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन या साइक्लोपेंटेन। साइक्लोअल्केन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट इन द ओपन चेन अल्केन। याद रखिए साइक्लोअल्केन रिजिड हो जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 में जो है आप लोगों के पास डी ऑप्शन है। एक एन पेंटेन है, दूसरा आइसोपेंटेन है, एक नियोपेंटेन है और एक जो है साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जी बताएं। एन पेंटेन का कम है। एन पेंटेन में असल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होती है, तो रोटेशन होती है तो इस वजह से वो अपने जो इंटरपेंटेन मॉलिक्यूल के साथ इफेक्टिव इंटरमॉलिक्यूल फोर्स डेवलप नहीं करता। लेकिन ये जो साइक्लोपेंटेन होता है ये रिजिड हो जाता है, तो ये फिर इसमें रोटेशन लॉक हो जाती है, तो फिर ये अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद अनदर साइक्लोपेंटेन के साथ इफेक्टिव डेवलप करता है। तो बुक में 2 टेबल दिए गए हैं हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में, और हम उनकी कंपैरिजन करवाते हैं। तो उसमें हम क्लियर कट करते हैं कि देखिए एन पेंटेन को अगर आप लोग देखिए और साइक्लोपेंटेन को देखिए, एन ब्यूटेन को देखिए और साइक्लोब्यूटेन को देखिए, और एन प्रोपेन को देखिए और साइक्लोप्रोपेन को देखिए, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट। तो एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप बुक में फिर चेक करें आपके पास साइक्लोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इन प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट -42 है, और आप जो है साइक्लोप्रोपेन का देखिए -33 डिग्री सेंटीग्रेड है। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन का +13 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं इन द ओपन चेन, तो ओपन चेन अलग जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखिए ये 82 क्वेश्चन नंबर 82 में डी ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, इन जनरल द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें अगर आप लोग देखें जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे, आपके पास वेपर प्रेशर इतना इंक्रीज होता जाए। तो इन जनरल द वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग जो है आप लोगों के पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे 83 में भी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज 2 एंगल, इट 90 हो जिसमें 2 एंगल 90 पे हो, जिसमें 2 एंगल 90 पे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फा और बीटा एंगल जो है वो क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, गामा एंगल जो है 120 के बराबर हो, और इसमें A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C हो। अच्छा, तो इसको हम हेक्सागोनल ज्योमेट्री का नाम देते हैं। कौन सी ज्योमेट्री का नाम देते हैं? हेक्सागोनल ज्योमेट्री देते हैं। तो ये अगर आप लोग गौर से के तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 में अगर आप लोग देखें ये सी ऑप्शन है, और हेक्सागोनल जो है आप लोगों के पास है। अच्छा, ट्राइक्लिनिक में अगर आप लोग देखें तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू, जो है अगर आप लोग गौर से के वहां पे 90 की भी बराबर नहीं है ट्राइगोनल में। तो वो कोई जो है आप लोगों के बुक में जो है वो टेबल है उसी के मुताबिक जो है क्वेश्चन वहां से। क्वेश्चन नंबर 85 को अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 85, प्लीज इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए। एमॉर्फस सॉलिड अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्वार्ट्ज ग्लास। तो ये क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं ये आप लोगों के पास यही एमॉर्फस सॉलिड्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड अल्काइल क्लोराइड, जी अल्कोहल एंड अल्काइल क्लोराइड, वाटर एंड बेंजीन, ईथर एंड फिनोल, ईथर एंड फिनोल में प्रेजेंट है। और आप लोग के पास बाकी में एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड इसमें है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में ईथर और फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब इन एटम एट द बॉडी सेंटर इज शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। सुने प्लीज, अगर आप देखिए ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ये एक यूनिट सेल है। तो इसमें अगर आपके पास एक एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो सिंगल यूनिट सेल जो है इस एक एटम को शेयर करता है। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से कि क्वेश्चन ये है, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इन एटम एट द बॉडी ऑफ सेंटर इज शेयर्ड बाय अ सिंगल यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इसको शेयर करता है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप देखें इसमें भी सी ऑप्शन है। इसमें भी क्या है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है 88 को देखिए, अगर आप लोग बात सुने प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड 2 ग्राम ऑफ एक्स एटॉमिक मास, 20 ग्राम जो है इसका एटॉमिक मास या मोलर मास है,
which crystallize in BCC पैटर्न। बीसीसी पैटर्न में अगर वो जो है प्रेसिपिटेट होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो फिर आप लोगों के पास जो है इसके लिए क्या सिचुएशन होगी। आप लोग देखें यूनिट सेल इसमें किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आसान सी पॉइंट है, आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को गौर से देखें। आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं क्यूबिक के लिए। क्यूबिक की बात करूं, एक होता है सिंपल क्यूब, एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब और एक होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। अच्छा, जो सिंपल क्यूब होता है वो सिर्फ एक एटम से बना होता है, उसका जो यूनिट सेल होता है वो एक एटम से बना होता है। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है उसका जो यूनिट सेल होता है 2 एटम से बना होता है। जो फेस सेंटर्ड क्यूब होता है उसका जो यूनिट सेल होता है वो अगर आप लोग देखें उसके 6 फेसेस पे भी हाफ एटम होते हैं और आपके पास कोऑर्डिनेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एटम जो है जो बना होता है वो 4। तो 6 फेसेस पे हाफ एटम कंट्रीब्यूशन और हर एक कार्नर से तो वो 4 एटम से बना होता है। तो क्वेश्चन ये है, द नंबर आप लोगों को पॉइंट दिया गया कि बीसीसी पैटर्न में क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ जो है 1 मोल ऑफ एटम हो, एक्स एटम हो, अगर 1 मोल ऑफ एक्स एटम हो, 1 मोल ऑफ एक्स एटम, it contains Avogadro number of atom, it contains Avogadro number of atom, इसमें Avogadro number of atom होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये बीसीसी में हो तो देखिए 2 एटम एक यूनिट सेल बनाते हैं। बीसीसी का जो आप लोगों के पास यूनिट सेल होता है, बीसीसी यूनिट सेल जो होता है, बीसीसी 2 एटम के कॉम्बिनेशन से एक यूनिट सेल बनता है, 2 एटम के कॉम्बिनेशन से। अ सिंगल बीसीसी 2 एटम कंबाइन होते तो एक यूनिट सेल बनता है। अगर मेरे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम हो, कितने एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, तो कितने यूनिट सेल इसमें होंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अगर 2 एटम एक यूनिट सेल बनाते हैं तो एवोगाड्रो नंबर क्या बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू, ये साइड पे क्रॉस हो जाए इस साइड पे, मैं बस आसान लैंग्वेज में इसको एवोगाड्रो डिवाइड बाय 2। सो एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 2 इसमें यूनिट सेल्स होंगे। अगर आपके पास ये एक एक्स एटम जो है वो बीसीसी फॉर्मेट में क्रिस्टलाइज होता है तो इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। तो यूनिट सेल्स कितने होंगे, यूनिट सेल एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक यूनिट सेल 2 एटम से बना होता है। बीसीसी का एक यूनिट सेल 2 एटम से बना होता है। मेरे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम कितने यूनिट सेल मुझे देंगे, तो एवोगाड्रो नंबर का हाफ होगा, हाफ ऑफ द एवोगाड्रो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है यहां पे मुझे मिलेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखिए, अब आप लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एक्स एटम है, अच्छा उन्होंने लिखा है कि इसका 20 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। अच्छा, इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मुझे बता सकते हैं कि इसमें यूनिट सेल कितने होंगे। शाबाश, हाँ यही होंगे ना जो मैंने लिखा है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। देखिए 20 ग्राम इसका मोलर, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट को 1 मोल ऑफ एक्स एटम। देखिए इफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 88 है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2 ग्राम ऑफ एक्स एटॉमिक मास दिखा गया है व्हिच क्रिस्टलाइज इन बीसीसी पैटर्न। तो 1 मोल हो तो 20 ग्राम पर मोल, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, तो इसमें एवोगाड्रो नंबर पर जो है डिवाइड बाय 2 इसमें यूनिट सेल्स होंगे। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है कि 2 ग्राम हो, खबर है, और ये अगर मैं 0 को खत्म करता हूं 2 ग्राम हो जाए तो इसका मतलब 0.1 मोल हो गए। इसका मतलब पार्टिकल कितने हो गए, 0.1 एवोगाड्रो नंबर हो गए। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास ये क्या हो जाएंगे, सही है, इस बात की समझ आई बोले। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, 1 मोल 20 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 2 यूनिट सेल। अच्छा, अगर ये जो है 2 ग्राम हो जाए, 20 से 2 ग्राम हो जाए, देखिए उन्होंने पॉइंट में लिखा है 2 ग्राम, अगर आप स्टेटमेंट में देखिए 2 ग्राम हो तो 2 ग्राम मोल हाफ जो है 0.1 हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल भी 0.1 हो गए, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल भी 0.1 एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन को देखिए आप लोग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इससे भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। प्लीज अगर आप लोग गौर से कि 89 substances showing sharp melting point among the following is a glass, wood or dry ice or plastic। so dry ice is a crystalline substance है और crystalline substance जो है वो sharp melting point शो करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 89 का तौर पर सी की रवानी। तो प्लीज अगर किसी ने तुक्का लगाया और सी तो मेरे ख्याल में जो है उनको फायदा होगा। ओके, अगर आप लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग बात सुनिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, क्यूबिक क्रिस्टल हैव डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ क्यूबिक क्रिस्टल हैव अ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सुनिए प्लीज, ये फॉर एग्जांपल ये रूम को आप क्यूबिक सेल कंसीडर करें, एक डायगोनल जो है आप लोगों के पास प्लीज डायगोनल लाइन ये है, दूसरा डायगोनल लाइन ये है, तीसरा डायगोनल लाइन ये है, फोर्थ वन ये है, द फिफ्थ वन ये है, द सिक्स्थ वन ये है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक क्यूबिक क्रिस्टल में आप लोगों के पास 6 बनती हैं। तो याद रखिए ये 90 में अगर आप लोग बात सुने प्लीज, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, अ डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें आप एज टू एज जाते हैं,
जिसमें आप एज टू एज जाते हैं तो ये हाफ इस हाफ के बराबर है। सो द टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों के पास जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो 6 बनते हैं। देखिए इस कार्नर से उस कार्नर तक ये हाफ इस हाफ के बराबर है कि नहीं है, इस कार्नर से उस कार्नर तक ये हाफ इस हाफ के बराबर हो कि नहीं है। अच्छा इस एज से उस एज तक जाएं तो ये हाफ उस हाफ के बराबर हो कि नहीं, उस एज से यहां तक आए तो ये हाफ उस हाफ के बराबर होगा। इस एज से इस एज तक जाए और इस एज से इस एज तक जाए तो आप लोगों के पास जो है टोटल नंबर जो है जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बनते हैं वो 6 बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखें। तो ये 90 जो है क्वेश्चन नंबर 90 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 अगर आप लोग देखिए स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड इज लीस्ट तो यहाँ पे एट लो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर लो होगा पार्टिकल क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे तो उनकी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एट मोर रेडियस रेशियो, जितना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होंगे तो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल इतना ज्यादा होगा। एटलीस्ट इंटर आयोनिक फोर्सेज जितने ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इंटर आयोनिक फोर्स जितने कम होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 91 में सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड आर डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर, एसीटोन, ग्लिसरीन, इथाइलिन ग्लाइकोल। याद रखें जितने भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं सबको रिड्यूस प्रेशर पे यही क्या कहता है डिस्टिल किया जाता है, सिर्फ ग्लिसरीन नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी है, एसीटोन भी ऑर्गेनिक है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी ऑर्गेनिक है और आप लोग देखिए ग्लिसरीन भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, दे आर ऑलवेज डिस्टिल एट रिड्यूस प्रेशर, इसको रिड्यूस प्रेशर पे डिस्टिल किया जाता है और इसमें डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूब इज कंपोज्ड ऑफ 4 एटम से बना होता है तो 4 एटम अगर आप लोग देखें तो 4 जो है देखिए हाफ एटम यहां से, हाफ एटम यहां से, हाफ एटम यहां से। तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो 8 कार्नर और 1/8 कंट्रीब्यूशन है, 8 कार्नर नंबर्स और 8 और 6 फेसेस और 1/2 कंट्रीब्यूशन है। तो ये 3 जो है ये प्रोवाइड करता है और एक ये प्रोवाइड करता है। द टोटल नंबर ऑफ 4 जो है एटम से ये बना होता है। तो याद रखिए इस पॉइंट को कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज कंपोज्ड ऑफ 4 एटम, ये 4 एटम से बना होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 93 में ए ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग 94, द हैबिट ऑफ द डायमंड क्रिस्टल इज द हैबिट ऑफ द डायमंड क्रिस्टल इज सिंपल क्यूबिक फॉर्म है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म है। याद रखिए जिस शेप में क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं ये उनका हैबिट कहलाता है। जिस शेप में क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं ये उनका हैबिट कहलाता है। और डायमंड जो है ग्रो करता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। जिस शेप में क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं ये उनका हैबिट है और डायमंड का जो ग्रोथ होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म में होता है। तो इसके लिए भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, द हैबिट हो तो ये हो गया। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी मींस आप लोगों को लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। स्मॉल केटाइन, स्मॉल एनायंस एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं, उनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो केटाइन विद द स्मॉल साइज, एनायन विद द स्मॉल साइज हैव मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, केटाइन विद द बिगर साइज, एनायन विद द बिगर साइज हैव लो लैटिस एनर्जी। तो आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आपके पास सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। लिथियम फ्लोराइड है मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, सोडियम फ्लोराइड। तो केटाइन का साइज जितना इंक्रीज होता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। केटाइन का साइज जितना इंक्रीज होता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। केटाइन का साइज जितना इंक्रीज होता है लैटिस एनर्जी इतनी डिक्रीज होती है। तो सबसे लीस्ट आरबी फ्लोराइड की होगी, सबसे मैक्सिमम लिथियम फ्लोराइड की होगी। तो याद रखिए लैटिस एनर्जी या क्रिस्टल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटाइन साइज। केटाइन साइज के साथ इसका लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनायन साइज। केटाइन और एनायन के साइज जितने स्मॉल होंगे लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। सॉरी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि आप लोग क्वेश्चन को देखें तो सॉरी, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल डिक्रीजिंग है। हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाना है। जब आप हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 96, एट ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, सुने प्लीज, द स्टेट ऑफ द मैटर चेंज होता है, सॉलिड चेंज होता है, इंटरफेसियल एंगल चेंज होते हैं, या जो है फेस लेंथ चेंज होता है, या बोथ बी एंड सी चेंज होते हैं। याद रखिए प्लीज इस पॉइंट को क्लियर करें कि एट ट्रांजिशन टेम्परेचर या तो फेस लेंथ भी चेंज हो सकता है और या फेस एंगल भी चेंज हो सकता है। तो बोथ बी एंड सी इसमें करेक्ट वन है। फेस एंगल, फेस लेंथ 96 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट वन है। दोनों पॉसिबल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मेल्टिंग पॉइंट,
गुड कंडक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज एंड हाई वेपर प्रेशर। तो सुने प्लीज, हाई वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 97 में आप लोगों के पास ये हाई वेपर प्रेशर होता है, डी ऑप्शन है इसमें। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाईली वोलेटाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन के जो बाल है कपड़ों में रखते हैं लोग के नहीं, इसलिए रखते हैं कि वो वोलेटाइल होते हैं, वो जो है कैबिनेट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूम्स के, इंसेक्ट्स कपड़ों पे अटैक ना करें। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स में वीक होती है। तो पॉइंट क्या है, अगर आप लोग देखें, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वेपर प्रेशर। उनका प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये वेपर प्रेशर है। तो प्लीज ये जो है क्वेश्चन नंबर 97 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन कंडक्टर होते हैं, तो ये जो है यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट गलत है, लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्सेस वीक होते हैं तो वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। गुड कंडक्टिविटी है तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्सेस होते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्स है, तो दे आर मोर वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर द पोटेशियम नाइट्रेट। मेरे ख्याल में जो है ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, इट्स 125 जो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कंसीडर्ड टू बी आइसोमॉर्फ। इनमें जो है अगर आप देखिए, सोडियम नाइट्रेट जिंक सल्फेट का नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखिए तो ये आप लोगों के पास क्यूबिक है, और जिंक ऑक्साइड का जो है अगर आप देखिए हेक्सागोनल है। कैडमियम सल्फाइड हेक्सागोनल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्यूबिक है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड भी क्यूबिक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्यूबिक है। तो ये दोनों एक जगह डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 99 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ये दोनों जो है ये पेयर एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है। हाँ जी, ना ना ना, एटॉमिक रेशो नहीं, आप लोगों के बुक में लिखे, आप लोगों को ये पॉइंट लिखा गया है। देखिए आप लोग ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ये अक्सर स्टूडेंट से कंफ्यूज होता है। देखिए पॉइंट वो ये है, वो कहते हैं कि अगर एक कंपाउंड है या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड का आइसोमॉर्फ है, अगर उसका आइसोमॉर्फ है तो उनके एटॉमिक रेशियो सिमिलर होने चाहिए। ये नहीं है कि बस जिनके एटॉमिक रेशियो सिमिलर होंगे बस वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होंगे, नहीं, अगर ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है तो उनके एटॉमिक रेशियो सिमिलर होने चाहिए। तो एटॉमिक रेशियो पहले आइसोमॉर्फ का वर्ड इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद रेशियो का वर्ड इस्तेमाल किया गया। ये ना करें कि आप पहले रेशियो को ले फिर उसके बाद आइसोमॉर्फ का वर्ड इस्तेमाल करें। खबर हो रहा है। तो इन दो स्टेटमेंट में आप स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें यहाँ पे जो है जो बुक में स्टेटमेंट जो बुक में टेबल है वही टेबल क्लियर हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 101 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 100 अगर आप लोग देखिए इसको, तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज आइसोट्रोपिक है, इनआइसोट्रोपिक है, आइसोमॉर्फिक है या एलोट्रोपिक है। इसका आइसोट्रोपिक है, इसका आइसोट्रोपिक है। आल्दो हमने तो ये पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एनिसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल आर आइसोट्रोपिक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल आर आइसोट्रोपिक, लेकिन इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एनिसोट्रोपिक होता है। सो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं इसके, तो ये किसी भी जगह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है। तो प्लीज अगर आप देखिए ये आइसोट्रोपिक है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101, among the following does not form a covalent crystal? Diamond, graphite, silicon or solid naphthalene. Among the following does not form a covalent crystal. देखिए diamond is a covalent solid, graphite is a covalent solid, silicon is a covalent solid, लेकिन solid naphthalene is a molecular solid है, तो ये covalent solid नहीं है। 101 में डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101 को 102 को देखिए अगर आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन सॉलिड एंड यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रिया है, तो क्वेश्चन नंबर 102 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस, जिसमें द स्टेट ऑफ द मैटर एक दूसरे डिफर करे इक्विलिब्रिया में, तो उसको हेटेरोजेनियस कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें, which one of the following will not change the concentration of ammonia at equilibrium? Increasing the volume, increasing the temperature, addition of catalyst, increase in pressure। कैटलिस्ट ऐड करना, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और मैं उसका इक्विलिब्रियम जो है एक्सपेंड करता हूं तो कंसंट्रेशन इफेक्ट होगी, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं कंसंट्रेशन इफेक्ट होगी, अगर मैं प्रेशर चेंज करता हूं, लेकिन कैटलिस्ट अगर ऐड करूं कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। The value of Kc is greater than Kp for the equilibria. हाँ, the value of Kc is greater for the Kc is greater than Kp, समझ रहे? तो Kc is greater than Kp हो तो आपको क्या चाहिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन should be greater than number of mole of product. Number of mole of reaction should be greater than number of mole of product.
तो पहले इक्वेशन को देखें, इनमें दोनों साइड पे द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट बराबर है, तो यहाँ पे तो Kp और Kc बराबर होंगे। दूसरे केस में देखें, यहाँ पे 9 मोल एक साइड पे है, रिएक्शन के साइड पे, प्रोडक्ट के साइड पे 10 मोल है, तो इट मींस यही Kp विल बी ग्रेटर देन Kc होगा, तो ये तो गलत है। नाइट्रोजन और जो है दोनों नंबर ऑफ मोल बराबर है, तो सी बी डी ऑप्शन, रिएक्टेंट के साइड पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के साइड पे नंबर ऑफ मोल कम है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है आप लोगों के पास करेक्ट वन है, तो जिसमें Kc वैल्यू इज ग्रेटर देन Kp होगा। इफ द Kc ऑफ द रिएक्शन फॉर द नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इज 2 × 10⁻³ है, देन द Kp वैल्यू विल बी, हाँ Kp वैल्यू विल बी, अच्छा तो अगर आप लोग देखिए नाइट्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट चेंज इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT और डेल्टा N है। अच्छा उन्होंने लिखा है, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, Kp वैल्यू फॉर द जो है क्वेश्चन ये है कि इफ द Kp वैल्यू 1 × 10⁻³ है, 2 है सॉरी 2 × 10⁻³ है। अच्छा तो अब अगर आप लोग गौर से कि ये दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल बराबर है कि नहीं है, तो अगर ये 0 पे आ जाए तो ये Kp और Kc बराबर हो जाएंगे, तो जो Kp वैल्यू है द सेम विल बी द Kc वैल्यू, तो Kp और Kc भी बराबर हो जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 105 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। समझ रहे मेरी बात को? तो क्वेश्चन नंबर 106 की व्हाट हैपन व्हेन द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द रिएक्शन प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, द रिएक्शन प्रोसीड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, द रिएक्शन रीचेस टू इक्विलिब्रियम। सो व्हेन Kp और कोएफिशिएंट Qc दोनों बराबर हो, इट मींस द सिस्टम इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 106 में सी ऑप्शन है कि जब Qc और Kc बराबर हो, तो जिस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए Qc और Kc बराबर होते ही इट मींस वहां पे रेट जो है वहां पे सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिए, अकॉर्डिंग टू द शार्टर प्रिंसिपल adding heat to a solid and liquid in equilibrium will cause adding heat into solid and liquid, तो इस डायरेक्शन में ये एंडोथर्मिक नहीं है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, लिक्विड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सॉलिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, एडिंग हीट इनटू इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में हो। तो प्लीज देखें, तो आप लोगों के पास सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा नहीं है, अगर मैं हीट ऐड करता हूं तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन दैट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। लिक्विड से सॉलिड में जाना एक्सोथर्मिक है, सॉलिड से लिक्विड में जाना एंडोथर्मिक है। अगर मैं इसमें हीट ऐड करता हूं तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो प्लीज आइस की कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज, तो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 107 में, ए ऑप्शन है। समझ नहीं आ रही है क्यों चश्मुद्दीन साहब? देखिए आइस और लिक्विड है, हाँ ना, वाह वाह, वाले शार्टर प्रिंसिपल है, वाले शार्टर प्रिंसिपल है। इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज डिस्टर्ब फ्रॉम आउटसाइड, आपने तो लिशार्टर प्रिंसिपल को यही इक्विलिब्रियम से बाहर निकाल दिया है, तो ये आप लोगों के पास लिशार्टर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं इस पे, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर आप लोग गौर से कि नेक्स्ट 108, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट, नथिंग विल हैपन। 108, तो यहां पे ये सी ऑप्शन है, कुछ नहीं होगा, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 को देखिए, फॉर अ रिएक्शन द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट for the forward and reverse reaction is 0.5 and 5 × 10⁻⁴ जो है 4 है, then the equilibrium constant for the reaction will be, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखिए, एक आपको Kf दिया है that is equal to 0.5, एक आपको Kr दिया है and that is equal to 5 × 10⁻⁴, आपको कहा जाता है Kc की वैल्यू क्या होगी, we know that K by Kr is called Kc, so can we write 0.5 divided by 5 × 10⁻⁴, सॉरी 4, इन दोनों का रेशियो निकालें, यू विल गेट द आंसर जो है सी ऑप्शन, सी। क्वेश्चन नंबर 109 इज इक्वल टू सी ऑप्शन है। स्टेटमेंट की समझ आई है? कंफर्म है? ओके थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखिए, हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। देखिए 5 भी है। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन by lowering temperature, by increasing pressure, by increasing carbon monoxide concentration, by increasing hydrogen concentration, हाइड्रोजन गैस concentration। तो इसमें हाइड्रोजन गैस की concentration आप लोग इंक्रीज करें, इक्विलिब्रियम will shift in forward direction, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
क्योंकि हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट के साइड पे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एंड इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और Kc वैल्यू क्या होगा? रिमेन सेम और डिफरेंट होगा? रिमेन सेम होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर जी, एंडोथर्मिक थी क्या टेंपरेचर नहीं मिली गोरा क्वेश्चन था, गोरा क्वेश्चन ओके पूछ भी। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है द रिएक्शन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर causes द शिफ्ट टू राइट, सुने causes द शिफ्ट टू राइट, यहां पे लेफ्ट टू राइट प्रोडक्ट के साइड पे जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम की बात करें तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के साइड पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट के साइड पे वॉल्यूम ज्यादा होगा और आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपके पास जो है मोर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो आप लोग ए ऑप्शन को देखें, दोनों साइड पे जो है वॉल्यूम इक्वल है तो इस पे तो इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा अगर आप लोग सेकंड बी ऑप्शन को देखें तो रिएक्टेंट के साइड पे 9 वॉल्यूम है और प्रोडक्ट के साइड पे 10 वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ज्यादा है ना प्रोडक्ट के साइड, तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट होगा। यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो 111 में बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखो 112 को देखिए, इट कांस्टेंट प्रेशर if the helium gas are added then the equilibrium will shift in the direction of nothing will happen with the helium के साथ इस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हीलियम का इस इक्विलिब्रियम के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें अगर आप लोग देखिए यहां पे है तो nothing will happen to the system। the latest energy is maximum for the solid, calcium oxide, calcium hydroxide, calcium chloride are cannot be predictable। याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखें आप लोगों को ये ट्रेंड हमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, एक होते हैं ऑक्साइड, एक होते हैं हाइड्रोक्साइड और एक होते हैं हेलाइड। हेलाइड का सबसे कम होगा और ऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा। ये ट्रेंड है, आप लोग प्लीज ध्यान में रखें कि कैल्शियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा और सबसे कम कैल्शियम क्लोराइड की होगी। इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग आर फॉर द क्रिस्टल जो आर क्लीवेज प्लेन जो है आप लोगों के पास इनआइसोट्रोपिक है, इनआइसोट्रोपिक है, क्लीवेज प्लेन इज इनआइसोट्रोपिक। अच्छा अगर आप लोगों से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इनआइसोट्रोपिक है और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फॉर द मेटल ऑल ऑफ देबो इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 113 में अगर आप लोग देखें तो यहां पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 114 को देखें, इनआइसोट्रोपिक सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इन डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट फॉर द रिवर्स। At large Kc value product are more than the reactants at equilibrium points। अगर Kc की वैल्यू लार्ज हो तो इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर एट हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर फेवर एट हाई टेम्परेचर, प्रोडक्ट आर फेवर एट हाई टेम्परेचर इन एंडोथर्मिक, ये भी ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में इंक्रीज करता है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन इंक्रीज नहीं करता, दोनों साइड से इंक्रीज करता है। तो डी ऑप्शन इस पे जो है अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 114 में अगर आप लोग देखें डी ऑप्शन है, ये रेट फॉर द फॉरवर्ड और रेट फॉर द रिवर्स दोनों के, सिर्फ फॉरवर्ड नहीं रेट फॉर द रिवर्स भी इंक्रीज करता है। जी 113 में ऑप्शन ए है। हाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 113 में मैंने थोड़ा सा धमाका कर दिया है, आप लोग प्लीज इसकी करेक्शन करें, ये ए है और 14 में आप लोगों के पास जो है यहाँ पे डी है। अच्छा और 15 में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो अगर आप लोग देखें वो भी डी है, सॉरी इसकी करेक्शन कर दे, इसमें ए है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से तो नेक्स्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 इन द रिएक्शन हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट विद द ब्रोमीन 2 HBr, व्हाट विल हैपन इफ द टोटल प्रेशर इज रिड्यूस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम? व्हाट विल हैपन इफ द टोटल प्रेशर इज रिड्यूस्ड? नथिंग विल हैपन, क्योंकि दोनों साइड से यही वॉल्यूम सेम है, तो नथिंग विल हैपन, तो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 116 में अगर आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। द लुईस केसी वैल्यू इज ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन, सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग द लुईस केसी वैल्यू, अगर आपके पास जो एक रिएक्शन है और उसमें ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में और ये प्रोडक्ट बी पर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्शन ए में, ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से, इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है और इसके लिए रिवर्स डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी है ये है। ये बात सुने प्लीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम और रिवर्स के लिए ज्यादा है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Such a type of reaction are described as exothermic reaction in forward direction and reverse direction में एंडोथर्मिक है। अच्छा ये ए है और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बी है। अच्छा तो रिवर्स में एक्टिवेशन एनर्जी कम
और फॉरवर्ड में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एंडो है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर आपके पास होता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में केसी वैल्यू लार्जर होगी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे केसी वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। द लोवेस्ट केसी वैल्यू इज ऑब्जर्व फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली। मैंने यहाँ पे जो है एंडोथर्मिक का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। वैल्यू इज ऑब्जर्व फॉर द रिएक्शन जिसमें आपके पास क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड जो है वो ज्यादा हो देन द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर द रिवर्स। तो जिस केमिकल इक्वेशन में आप लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स हो, तो रिवर्स आना जल्दी होता है और फॉरवर्ड जाना ज्यादा टाइम लेगा। तो इसको यहाँ पे कैसी वैल्यू स्मॉल होगी, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम हैज अ यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई मसला तो नहीं होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो केसी का यूनिट जब भी आप लोग फाइंड आउट करते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के साइड पे नंबर ऑफ केसी इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट के साइड पे नंबर ऑफ मोल आप लोग देखिए वहां पे जो है आप लोगों के पास 10 है और इस साइड पे रिएक्टेंट की साइड पे 9 है, तो दोनों का डिफरेंस निकाले तो मोल पर डीएम क्यूब आपके पास की वैल्यू आ जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब इसकी वैल्यू होगी। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 118 में आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 119, precipitate is not formed if the ionic product value is greater than the solubility product, less than the solubility product, equal to the solubility product, या both B and C, both B and C, both B and C में आप लोगों के पास क्या होगा, याद रखें यहाँ पे नो प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो याद रखिए इस पॉइंट को। 120, क्वेश्चन नंबर 120, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन टू हाइड्रोआयोडिक एसिड हाइड्रोजन, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन नहीं है, प्लीज इसकी करेक्शन करें, ये आयोडीन है, सी क्लोरीन इसके साथ नहीं है, ये आयोडीन है, आयोडीन मॉलिक्यूल है। 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटरनेशनल पावर माइनस जो है 2 है। अच्छा, इट 300 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन 10 टाइम फास्टर है। Therefore, the equilibrium constant in the presence of catalyst at 300 Kelvin will be remain same, nothing will change. तो इसमें सी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 120 में कोई चेंज यहाँ पे नहीं है, सी ऑप्शन ही होगा। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ केसी, वो केसी को चेंज नहीं कर सकता। द जनरल फार्मूला फॉर द केसी एक्सप्रेशन फॉर द साल्ट XA and YB, XA and YB, XA and YB, बिल्कुल बी ऑप्शन है। जब आपके पास XA है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे YB है, तो क्या करें, देखें इसके लिए AX प्लस B खबर, और ये सुने प्लीज, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास Y और माइनस, और यहाँ पे जो है ये A होगा और ये B है। अच्छा, जब मैं इसको KSP फॉर्म में लिखता हूँ तो KSP फॉर्म में ये एक तरह लिखा जाएगा X प्लस B और यहाँ पे A, B Y माइनस A और यहाँ पे जो है ये B होगा। तो ये बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 121 में अगर आप लोग देखें बी ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 122 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट सॉलिड इन द सॉलिड स्टेट। तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आप लोगों के पास कोवेलेंट सॉलिड बनाता है, ठीक है, तो ये कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। तो यहाँ पे आप लोगों की केमिस्ट्री बस इख्तिताम हो गई।